जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। आज हम जानेंगे क्लास 8 भूगोल। इसमें हम जानेंगे कि जो भी सिलेबस होता है, यानी कि क्लास 8 में हमें भूगोल में क्या क्या पढ़ना है, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो चलिए, आज ये हमारी क्लास 8 फर्स्ट क्लास है और उसी पर एक मोटिवेशन हो जाए कि हो चुका आगाज रंग का युग बदलने की तैयारी, कि हो चुका आगाज रंग का युग बदलने की तैयारी, जीत हमेशा उसी का होगा जिसका संघर्ष से जाए। इसी मोटिवेशन के साथ आज की क्लास को हम देखते हैं। और साथ ही आज की क्लास शुरू करने से पहले अपने गुरुजनों गणेश भगवान का आशीर्वाद, कोई भी काम शुरू करते हैं तो गणेश भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। गणेश भगवान का आशीर्वाद लेकर अपने माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे कि हमें इसमें समझना क्या क्या। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑनलाइन पढ़ाई किया जा सकता है, यानी ऑनलाइन के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं। इसके बाद सेकेंड में हम जानेंगे ऑफलाइन के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं। साथ ही हम जानेंगे आज जो हम क्लास 8 भूगोल का जो सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं, आज हम जानेंगे कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, उन चैप्टर के नाम क्या क्या है, हमें इसमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। इन चीज़ों को आज हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्लास 8 में कितने चैप्टर होते हैं। तो चैप्टर आपके हो जाते हैं 8, यानी कि इसमें इकाई में बटा हुआ है। इकाई मतलब क्या होता है? यूनिट। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर है संसाधन। क्या है? संसाधन। संसाधन इसमें हम अध्ययन करेंगे संसाधन क्या होते हैं। तो सबसे पहले संसाधन में हम अध्ययन करेंगे भूमि, मृदा एवं जल संसाधन। भूमि क्या होता है, मृदा क्या होता है एवं जल क्या होता है, उसी के बारे में जानें। तो सबसे पहले हम आपको समझाते हैं संसाधन क्या होता है। संसाधन वे होते हैं जो हमारे उपयोगी होते हैं। मान लीजिए ये शर्ट हम पहने हुए हैं और जो क्या है हमारे लिए उपयोगी है। कैसे उपयोगी है? वो हमें ठंड से राहत देता है, बरसात में यानी कि शरीर को एक सुरक्षा प्रदान करता है, इसीलिए क्या है हमारे लिए उपयोगी। तो वही संसाधन कहलाते हैं। संसाधन क्या कहलाते हैं? वे सभी वस्तु जो मानव के लिए उपयोगी हो उन्हें हम संसाधन कहते हैं। इसके बाद संसाधन में हम जानेंगे भूमि के बारे में कि भूमि क्या होता है, भूमि पर कृषि कैसे की जाती है। इसके बाद भूमि या मृदा, भूमि को ही मृदा कहा जाता है जो बालू होता है। एवं जल संसाधन। जल संसाधन क्या होता है? जो हम पीने में उपयोग करते हैं, घरेलू काम में उपयोग करते हैं और उद्योग क्षेत्र में उपयोग करते हैं। तो पानी के बारे में एक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में कितने परसेंट पानी है। 70% हमारे शरीर का लगभग पानी ही है। ठीक, इसके बारे में हम समझेंगे। इसके बाद आपको हम समझाएंगे वन एवं वन्य जीव संसाधन। वन एवं वन्य जीव संसाधन क्या होते हैं? तो इस चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे कि वन में जितने सारे जीव जंतु रहते हैं उसको, जैसे आप अपने गांव में या अगल बगल में गाछी नाम सुने होंगे। गाछी क्या होता है? जहाँ बहुत सारे पेड़ होते हैं, आम के पेड़ हो गए, जामुन के पेड़ हो गए या इत्यादि पेड़ होते हैं। केला हो गया, यानी कि अलग अलग प्रकार के लीची हो गई, उसी को हम क्या कहते हैं? जंगल कहते हैं ना। वही वन होता है जिसमें क्या होता है, वन में कुछ कुछ जानवरों, कुछ कुछ पक्षियों को क्या कहता है? सहारा मिलता है, यानी कि वहाँ उनका क्या बोलते हैं, वास स्थान होता है, यानी कि रहने का जगह होता है। तो इन्हीं के बारे में हम अध्ययन करेंगे वन एवं वन्य जीव संसाधन कि हम वन से यानी कि जंगल से हम क्या क्या उपयोगी वस्तु बना सकते हैं। जैसे कि लकड़ी का उपयोग कर टेबल, कुर्सी, बेंच इत्यादि वस्तुएं हम क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। लकड़ी के उपयोग से कुर्सी, टेबल तो बनता ही है, साथ ही पलंग और कई उपयोगी काम भी होते हैं लकड़ी के उपयोग से। उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि वन में क्या क्या संसाधन होते हैं
जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। ठीक है, तो आपको तो हम भूमि, मृदा एवं जल संसाधन का अध्ययन करेंगे। सेकेंड में हम अध्ययन करेंगे वन एवं जीव संसाधन के बारे में। अब थर्ड में यानी कि गांव में आता है खनिज संसाधन। खनिज संसाधन क्या होता है चलिए बताते हैं। खनिज संसाधन होता है मिट्टी के अंदर बहुत सारे तत्व होते हैं जो अंदर में विलुप्त होते हैं, उसी को हम जब निकालते हैं, जैसे कोयला क्या है, संसाधन है, तो उसका हम उपयोग करते हैं, यही हो गया संसाधन। ठीक ना, यानी कि मिट्टी का, पेट्रोलियम, कई प्रकार के तत्व, सोना चांदी, कई तत्व होते हैं जो भूमि के अंदर होते हैं, उसको हम जब निकालते हैं तो वही क्या होता है, खनिज संसाधन होता है। ठीक ना, इनका अध्ययन हम करेंगे। ऊर्जा संसाधन क्या होता है, ऊर्जा जिससे जैसे कि पवन ऊर्जा हो गया, जैसे कि बिजली जो होता है पवन ऊर्जा हो गया, उससे भी हम बिजली बना सकते हैं। समुद्र में भी बिजली बनाते हैं, समुद्र में बहुत आसान तरीका से बिजली बनाते हैं, यानी कि जल को जब मोटर द्वारा घुमाया जाता है तो क्या होता है, करंट उत्पन्न होता है। ठीक है, इसमें हम अध्ययन करेंगे। चलिए अब हम जानते हैं इकाई 2। इकाई 2 में हम अध्ययन करेंगे बहुत ही सरल, जैसे कि भारतीय कृषि। चलिए हम आपको बताते हैं भारतीय कृषि क्या होता है। आप अपने दादा जी को या दादी को या पापा को, या आप खेत जाते होंगे यानी कि खेत खलियान, तब आप जानते होंगे कृषि के बारे में। कृषि यानी कि अलग अलग मौसमों में अलग अलग फसल उगाया जाता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कृषि कहते हैं। यानी कि बहुत सारे पौधों को रोपण करते हैं, उसके बाद काट छाट दौनी करके हम अपने घर में लाते हैं, वही कृषि कहलाता है। तो भारतीय कृषि के बारे में जानेंगे कि जैसे भारत में विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो अब जलवायु क्या होता है, जलवायु होता है मौसम। जैसे कि अभी का मौसम क्या है, अभी जो हम क्लास ले रहे हैं आपको अक्टूबर है, तो अक्टूबर का मौसम क्या है, अभी मतलब नहीं ज़्यादा ठंडा है नहीं ज़्यादा गर्म है, यानी कि मीडियम में है। उसी प्रकार के नवंबर दिसंबर का जो समय होता है वो ठंड का समय होता है, वही जून जुलाई जो जो पीछे हो गया वो क्या होता है, गर्म होता है। तो हर यानी कि आप समझ सकते हैं कि हर महीने यानी कि हर मौसम में अलग अलग फसल लगाए जाते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, जलवायु कहते हैं या मौसम कहते हैं। तो इसी में हम जानेंगे भारतीय कृषि किस प्रकार के होते हैं, यानी कि कौन महीने में कौन से फसल लगाए जाते हैं। जैसे कि अभी जून जुलाई में कौन सा फसल लगाया गया है, धान का फसल लगाया गया है ना। इसको कब काट लिया जाएगा, सितंबर से अक्टूबर तक, यानी कि अभी वाला जो समय है काटने वाला समय हो गया है। तो कई किसान क्या होते हैं जो पीछे से रोपते हैं, मान लीजिए जून जुलाई में रोपनी हो रहा है, लेकिन हम उसको थोड़ा देर बाद रोपे, यानी कि कुछ दिन बाद रोपे, तो हमारा पौधा क्या होगा, कुछ दिन बाद बड़ा होगा, तो उसको हम बाद में कटाई करेंगे। अक्टूबर से नवंबर तक में कटाई हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है अक्टूबर से नवंबर में, इसके बाद आपकी क्या बोलते हैं, गेहूं की खेती की जाती है। तो सबसे पहले जून जुलाई में धान की खेती यानी कि की जाती है, उसके बाद अक्टूबर से नवंबर के बीच में गेहूं के पौधों को रोप दिया जाता है, इसके बाद मार्च अप्रैल में उसको काट लिया जाता है। उसी प्रकार ये जलवायु होती है, उसी का हम अध्ययन भारतीय कृषि के बारे में जानेंगे। ठीक ना, चलो अब यूनिट 4 यानी कि इकाई 3 में हम जानेंगे उद्योग के बारे में। उद्योग क्या होता है, उद्योग बहुत सिंपल भाषा में हम आपको समझाते हैं, सिंपल लैंग्वेज में। उद्योग होता है कि जहाँ बहुत सारे मतलब कि वस्तु का उत्पादन होता होगा, वही उद्योग कहलाता है। मान लीजिए यह एक मार्केट है, उसका क्या होगा कि एक जगह होगा, यानी कि ऐसे समझिए आपकी एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री को ही आप उद्योग कह सकते हैं, और वहाँ इसका बहुत सारा उत्पादन होता है, और यही उत्पादन अलग अलग जगह जाता है, वही उद्योग होता है। जहाँ वस्तुएं बनती है बहुत बड़ी मात्रा में, उसको हम उद्योग कहते हैं। जैसे कि लौह उद्योग हो गया। उद्योग क्षेत्र में हम कौन कौन सा अध्ययन करेंगे, इसमें हम 3 क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। पहला लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग क्या होता है, चलिए हम आपको समझाते हैं। लौह इस्पात उद्योग यानी कि जहाँ लोहा का क्या होता है,
सरिया बनाया जाता है जो कि छत ढलाई में काम होता है, और लोहा का उपयोग कई अन्य कार्यों में भी होता है। इसमें हम जानेंगे कि लोह जो होता है वो कैसे बनाया जाता है, उसको कैसे डिजाइन किया जाता है कम उद्योग के क्षेत्र में। इसके बाद वस्त्र उद्योग के बारे में जानेंगे। वस्त्र उद्योग क्या होता है, चलिए समझाते हैं। वस्त्र जो भी हम कपड़ा पहने होते हैं उसकी बड़ी मात्रा में क्या होगा, उद्योग का मतलब ये होता है कि बड़ी मात्रा में उसकी उत्पादन होना, यानी उत्पादन होना यानी कि बनना, समझ गए। उद्योग का अर्थ क्या होता है, बड़ी मात्रा में उत्पादन करना या बनना। उसी प्रकार वस्त्र का क्या होता है, एक जगह पे बहुत सारे बन के, जैसे शर्ट है हमारा, तो यह भी एक उद्योग से बन के आया होगा, उसी को क्या बोलेंगे हम, वस्त्र उद्योग। इसी का अध्ययन हम जितने भी आपको बता रहे, जितने भी सारे चैप्टर, उसका अध्ययन हम गहराई के रूप में करेंगे। जैसे कि हम इसमें आपका सिंपल में समझा दे देते हैं कि वस्त्र उद्योग में क्या होता है। वस्त्र उद्योग में जहाँ वस्तुएं यानी कि वस्त्र बनते हैं, उद्योग का नाम, ठीक ना। इसके बाद चलिए अब समझाते हैं सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग क्या होता है, जैसे कि आप हमारे मोबाइल, अभी अपने मोबाइल से क्या करें, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, यानी कि आज की अपनी क्लास को आप देख रहे हैं, तो वही होता है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, जहाँ से सूचनाएं एक जगह से दूसरे जगह दी जाती है। अभी तो ऑनलाइन हो गया, इसीलिए हम बताते हैं कई बच्चे होते हैं जो ऑनलाइन का सही इस्तेमाल करते हैं और कई गलत इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, चलिए इसको हम, ये खत्म हो जाएगा तब हम आपको बताएंगे, पहले समाप्त कर लेते हैं। समझ के इसमें क्या अध्ययन करेंगे, सूचना उद्योग में इन तीन चीज़ों के बारे में जानकारी करेंगे। चलिए इसके बाद होता है परिवहन। इकाई 4 में क्या करेंगे, परिवहन। परिवहन क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह तक जाना ही क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। एक जगह से दूसरे जगह तक जाना ही क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। क्या कहलाता है, परिवहन, ट्रांसपोर्ट इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं। जैसे कि आप अभी अपने घर पे हैं, ठीक, और आप अभी पटना जा रहे हैं, किसका, वाहन का उपयोग करके, या तो आप बस का उपयोग कीजिए, या ट्रेन का उपयोग कीजिए, या कार का उपयोग, या मोटरसाइकिल का, यानी कि जिनका भी आप उपयोग किए, जितने भी ये क्या होंगे, बस, कार, टेम्पो, इससे क्या होंगे, संसाधन होंगे, क्या होंगे, संसाधन। यानी परिवहन मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर यात्रा करना परिवहन कहलाता है। यह आपको सिंपल तरीका से दिमाग में फिट कर लेना, ठीक ना। चलिए इसके बाद मानव संसाधन। मानव संसाधन क्या होते हैं, मानव स्वयं एक संसाधन है। अब हम आपसे पूछेंगे मानव स्वयं संसाधन कैसे, आप पूछिएगा कि मानव स्वयं संसाधन कैसे है, तो हम आपको बताएंगे कि मानव स्वयं संसाधन इसलिए है क्योंकि यह क्या करता है, अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या बोलते हैं, संसाधनों का आविष्कार यानी कि बनाते हैं, निर्माण करते हैं। यानी कि संसाधन, जैसे समझिए ये बोर्ड है, मतलब जिसमें हम लिखते हैं, व्हाइट बोर्ड, इसकी हमको आवश्यकता हुई, यानी कि अपनी आवश्यकता के अनुसार इसका क्या किया, निर्माण कर लिए। संसाधन तो है ही, जैसे कि लकड़ी से होगा या लोह से होगा या जो भी चीज़ से होगा ये बना होगा, तो उस पर वो सामान तो है ही, लेकिन हम अपने अनुसार इसको क्या किए, बोर्ड के रूप में परिवर्तन कर दिए, तो वही क्या हो गया आपका मानव संसाधन। यानी कि मानव अपनी आवश्यकता से जिसका निर्माण करता है वही संसाधन कहलाता है। जैसे कि फैन की हमको आवश्यकता हुई तो हमने फैन का आविष्कार कर लिया, हमको मार्कर का आवश्यकता हुई तो मार्कर का आविष्कार किया। इसी प्रकार अभी आप देखते होंगे अन्य प्रकार की वस्तुओं का क्या करता है, मानव आवश्यकता होता है। पहले छोटा फोन था, अभी बड़ा फोन हो गया, यानी कि जितनी हमारी आवश्यकता बढ़ी उस प्रकार से हमने क्या किया, अपनी संसाधनों को आविष्कार करना शुरू किया। आविष्कार यानी कि वो संसाधन तो है लेकिन उसको नया निर्माण के रूप में हम उसको उपयोग कर रहे हैं, ठीक ना। चलिए इसके बाद है एशिया एक संक्षिप्त अर्थ है। अपना सब कौन देश में है, तो एशिया महादेश में है, ठीक ना। एशिया महादेश है ना, हाँ, एशिया में अपना सब है। इसी का एक संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। जैसे कि भारत में कितने राज्य हैं, 29 राज्य हैं, ठीक ना, और 9 केंद्र शासित प्रदेश है, और ये 28-29 होता रहता है कम बेसी, मतलब, ठीक ना। चलिए उसी प्रकार एशिया है जिसमें कई सारे देश है, उसी का अध्ययन करेंगे
कि इस देश में यानी कि कहाँ कहाँ की जलवायु क्या है, यानी कि संक्षिप्त थोड़ा सा उसमें जानकारी करेंगे। जैसे हम बोले भारत का आप अध्ययन कीजिए, तो आप क्या अध्ययन कीजिएगा? भारत में भाई बहुत सारे राज्य, जैसे बिहार हो गया, पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, यानी कि कई राज्य है, उसका हम क्या करेंगे? संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे। जैसे कि राजस्थान का उदाहरण दें तो यहाँ क्या होता है? मरुभूमि होती है। मरुभूमि यानी कि वह पानी का बहुत अभाव होता है, दूर दूर तक रेगिस्तान भी दिखाई देता है। और समझाते हैं रेगिस्तान क्या होता है? रेगिस्तान होता है वो जहाँ दूर दूर तक बालू दिखाई देता है, यानी कि जहाँ पानी का कोई स्रोत न हो, वही रेगिस्तान है। समझ गया? चलिए आगे हम समझाते हैं आंकड़ों का निरूपण। कई ऐसी संख्याएं होते हैं जिनका हम क्या करते हैं? निरूपण करेंगे, ठीक ना? चलिए इतना ही समझिए। इसके बाद सड़क सुरक्षा के उपाय। आपको यह भी पता होना चाहिए, आप सड़क पे चलते हैं तो दाईं चलना चाहिए या बाईं चलना चाहिए। मान लीजिए अभी आप बताइए, यह एक सड़क है, ऐसे बना हुआ सड़क है, हम जा रहे हैं तो हमें दायां चलना चाहिए या बायां चलना चाहिए? तो हमेशा हमें बायां ही तरफ चलना चाहिए। और देखिए इधर से हम जा रहे हैं तब भी बायां जाएंगे, इधर से हम आ रहे हैं तब भी हम बायां जा रहे हैं, यानी कि जिस उंगली इस हाथ से हम खाते हैं ये क्या हो गया? दायां हो गया, और जिसका उपयोग हम खाने में नहीं करते वो हो गया बायां। तो समझ गए? तो जिस मतलब कि इसी का अध्ययन करेंगे कि सड़क पर कैसे चलना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए। कभी भी जो रेड लाइट होता है, ग्रीन लाइट होता है, ये सब क्या होते हैं? रेड मतलब सिंपल होता है कि रुकना है, ग्रीन मतलब जा सकते हैं। तो सबसे पहले रुकते हैं, हम कहीं भी देखते हैं, रोड पर चलते हैं, सबसे पहले रुकते हैं, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद सुनते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, ठीक ना? तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो आशा करते हैं कि आज हमने आपको विषय सोची यानी कि सिलेबस बहुत बढ़िया तरीका से समझा दिया होगा। तो अब ये क्या होता है? ज्ञान की दृष्टि से हमें पढ़ना चाहिए, ना कि पढ़ना है। हमें पढ़ाई को बोझ नहीं समझना चाहिए, हमें इससे सीखने का प्रयास करना चाहिए। आप बोलिएगा कि हम पढ़ाई नहीं करेंगे, कुछ और कर लेंगे, दुकान कर लेंगे, बिजनेस करेंगे, तो हर चीज़ में आपकी जानकारी होनी चाहिए। और यह जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? पढ़ाई से मिलती है। पढ़ाई यानी कि कुछ, पढ़ाई का अर्थ क्या होता है? कुछ भी का अध्ययन करना, यानी कि किसी चीज़ के बारे में हम जो सीखते हैं वही पढ़ाई कहलाता है। तो अपने जीवन में अब प्रत्येक दिन यानी कि जितना आपका सवेरा होता है, प्रत्येक दिन कुछ न कुछ नया सीखना चाहिए। जैसे कि आज ही हमने कई चीज़ों के बारे में जाना कि उद्योग क्या होता है, संसाधन क्या होता है, उसी प्रकार जीवन में कुछ न कुछ हमें सीखना चाहिए। चलिए अब हम आपको समझाते हैं ऑनलाइन जो एजुकेशन यानी कि पढ़ाई करते हैं उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं और इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा है, आप देखिए ऑनलाइन आप बिना कहीं जाए अपने घर में आपका जब मन हो आप तब पढ़ाई कर सकते हैं। मान लीजिए कोई कंसेप्ट हमने आपको बताया जैसे कि संसाधन, उसको आप नहीं समझ रहे हैं तो उसको आप बार बार मतलब एक ही वीडियो को बार बार देखकर समझ सकते हैं। वही ऑफलाइन कोचिंग में क्या होता है, सर जो होते हैं आपको एक बार बताएंगे, 2 बार बताएंगे, 3 बार बताएंगे, 5 बार बताएंगे, इसके बाद वो खुद मतलब कि उतना नहीं समझा पाएंगे। लेकिन अपना वीडियो है, आप नहीं समझ रहे हैं यानी कि आपको समझने में प्रॉब्लम, तो बार बार देख सकते हैं, ठीक ना। तो एक फ़ायदा ये हो गया। एक नुकसान इसका ये होता है कि आप जब कोई वीडियो देखते हैं यानी कि अभी आप हमारा क्लास देख रहे हैं, ठीक ना, तो इसमें क्या होगा कि बहुत सारे रिकमेंड वीडियो आता है, यानी कि बहुत सारे वीडियो क्या होता है चलते रहते हैं पीछे पीछे, यानी कि नीचे दिखता है तो आप इस पे टिप देते हैं, इस पे टिप देते हैं, तो ये आपका मन का क्या होता है, यानी कि आप अपने मन पे कंट्रोल नहीं कर पाते। आए थे तो आप भूगोल का संसार यानी कि भूगोल का सिलेबस देखने के लिए, लेकिन देखते क्या रह गए, देखते रह गया बताए दूसरा वीडियो पे चले गए। इसी यही एक डिस्ट्रैक्शन है। और ऑफलाइन कोचिंग के आपको फायदे बताते हैं। ऑफलाइन कोचिंग के मान लीजिए जैसे यहाँ हम पढ़ा रहे हैं, आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं, तो वह तो हम नहीं देखते हैं कि आप घर पे बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। लेकिन ऑफलाइन में क्या होता है, जो आपके टीचर होते हैं, गुरुजी होते हैं,
वो आपके सामने में देखते हैं और नज़र रखते हैं कि आप नहीं होमवर्क बनाते हैं तो आपको सज़ा मिलती है। तो सज़ा के डर से हम क्या करते हैं, होमवर्क बनाते हैं। वही ऑफलाइन में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो कैसे यानी कि ऑफलाइन जब हम आपको देखते नहीं है कि आप ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, वही हम जानते हैं। तो अपने अंदर ईमानदारी बनाए रखें। ईमानदारी पूर्वक आप ऑनलाइन से भी पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन में यही एक है लाभ होता है कि या आपके दोस्त होंगे जो आपको बोलते होंगे चलो चलो, यानी कि जब समय हो जाता होगा तो आपको ज़बरदस्ती कोचिंग या स्कूल ले जाते हैं। यह एक फ़ायदा है। उसी में क्या होता है, ऑनलाइन में हम या कोई भी टीचर जो होते हैं, टीचर सभी बढ़िया होते हैं, कोई बुरा या अच्छा नहीं होता है। आपको जिस टीचर यानी कि जिस गुरु जिसे समझने में आसान हो उसको आप समझ सकते हैं। आप तो कैसे पहचानिएगा कि कोई टीचर अच्छे पढ़ाते हैं या हमको समझ में आ रहा है, तो क्या कीजिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए। यानी कि जो होता है यूट्यूब भी अभी बहुत प्रचलन में, उस पर सर्च कीजिए कि मतलब कि आपको जो भी सब्जेक्ट का पढ़ना है। मान लीजिए आप क्लास 8 में है अभी, तो आपको क्या पढ़ना होगा, क्या होगा, साइंस पढ़ना है, मैथ पढ़ना है। तो लिखिए मैथ बिहार बोर्ड के, आप जिस बोर्ड में है, राजस्थान बोर्ड में, उसका लिखिए कि और नंबर 1 पे आ जाएगा कि नंबर 1 या 2 जो भी होगा आप रिकमेंड करेगा कि ये टीचर इस साइंस का पढ़ाते हैं। आप उसका एक लेक्चर देखिए, उसके बाद लगेगा आपको कि हाँ बढ़िया पढ़ा रहे हैं, तो आप उसके साथ जुड़ सकते हैं, ठीक ना। तो ये आपको फायदे या नुकसान तो समझ गए कि ऑनलाइन के क्या फ़ायदे हैं। या लगातार कोई वीडियो को देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं और कई बार देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और ऑफलाइन में कोई क्या होता है कि टीचर तो आपको समझाते हैं, लेकिन आप नहीं समझ पाते तो कितना बार समझाए, वैसे नहीं हो पाता है। और इसमें क्या होता है, आप कोई भी चीज़ को देख सकते हैं। नुकसान दोनों का है, ऑफलाइन का भी और ऑनलाइन का। ऑफलाइन का नुकसान ये है, ऑफलाइन का नुकसान आप क्या हो सकता है, चलिए आप बताइए ऑफलाइन के नुकसान क्या हो सकते हैं। ऑफलाइन के नुकसान हाँ, यानी कि आप ऑफलाइन का नुकसान हम आप पे छोड़ते हैं, आप बताइए कि क्या हो सकते हैं, ठीक ना। चलिए, तो आशा करते हैं कि आज आपको हमने आज जो भी कंसेप्ट बताए हैं वो आपको समझ में आया है। अब चलिए, अब हम आपको बताते हैं कि अपने अंदर सेल्फ मोटिवेशन की स्थिति कैसे लाए, खुद से मोटिवेट कैसे हुए। अपनी परिस्थितियों का सबसे बड़ा मोटिवेशन आपका होना चाहिए आपकी परिस्थिति, यानी आप जहाँ अभी रहते हैं, कितना सुखी से रह रहे हैं, कितना दुखी से रहता है। और एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी आपको लगे कि आप नीचे जा रहे हैं, कि एक याद रखिए कि हर समय एक जैसा नहीं होता है। यानी कि अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, कुछ समय के बाद हमारा वीडियो लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आप भी चले जाइएगा, हम भी चले जाएंगे। तो उसी प्रकार होता है, सुख दुख भी होता है कि एक साथ नहीं रहता है, ठीक ना। वैसे ही जीवन में आप समझिए कि हर समय एक जैसा नहीं रहता है। तो अपने मन पे कंट्रोल करिए, अपनी क्षमताओं का आकलन कीजिए, यानी कि आप जिस क्षमता के अनुसार अपनी काम को करना चाहेंगे, उसके लिए ब्रह्मांड की अनेक शक्तियाँ आपके साथ हो जाती है। तो अपनी शक्तियों को क्या कीजिए, पहचानिए, ठीक ना। चलिए, इसके बाद सबसे पहले आपको मन पे कंट्रोल करने के लिए डिसिप्लिन यानी कि DISCIPLIN, डिसिप्लिन यानी कि आपको सबसे पहले अनुशासन रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए, अपने जीवन में अनुशासन रखना चाहिए। इसके बाद अनुशासन यानी कि हमें जो मैथ की क्लास से 9 बजे है तो 9 बजे करना है, यानी कि छूट जाता है किसी कारणवश, लेकिन हमको करना है। तो ये एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि आज पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक ना। इसके बाद सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है, सेल्फ मोटिवेशन का अर्थ हुआ अपने आप को खुद से मोटिवेट रखना। नहीं, आपका लक्ष्य क्या है, आप अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहे, हमेशा उसके बारे में सोचते रहे, ठीक ना। इसके बाद लास्ट में आता है आपका सेल्फ मोटिवेशन। इसके बाद आप थर्ड में ले सकते हैं, आप अपनी डेस्टिनी यानी कि आपकी रुचि किस क्षेत्र में है, उस क्षेत्र में कुछ आगे करने। इस प्रकार अपने आप मन को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने मन पे
त्याग की भावना रहे। जैसे राम भगवान जो है, श्री राम भगवान, वो एक के नहीं है, बहुतों के हैं कि राम भगवान एक कंसेप्ट है। कैसे कंसेप्ट है? देखिए, घर से क्या निकलते हैं, भिक्षु के रूप में निकलते हैं, और जब आते हैं वे भगवान बन जाते हैं। यानी कि जब ये निकलते हैं तो राम क्या होते हैं, श्री राम होते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं तो प्रभु भगवान के रूप में आते हैं। तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि राम सबके नहीं है। राम इज ए कॉन्सेप्ट, क्या है, क्या बोलते हैं, राम से भगवान बनने की यात्रा है। वो वन में जाते हैं तो क्या होते हैं, वन से जब वापस आते हैं, जब वो अपनी त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, इससे क्या होती है, शक्तियाँ उत्पन्न होती है। वही जब त्याग करते हैं हम, उससे शक्ति उत्पन्न होती है, तो तभी हम भगवान बनते हैं। किसकी यात्रा करते हैं? मानव से महामानव बनने की यात्रा होती है, ठीक ना। तो उसी प्रकार आप अपने जीवन में उतारिए, भगवान राम के आदर्शों पे चलिए, उसी के साथ आपका जीवन सार्थक होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक जय हिंद, धन्यवाद।